सुबह के 8 बज रहे थे। 70 वर्षीय सीता जी 2 रोटियां और चाय लेकर अभी बैठी ही थी कि पड़ोस की वंदना आ गई। पूछने लगी, सीता जी अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे वंदना जी, तबीयत का क्या है, अब तो उम्र हो गई है, तबीयत में उतार चढ़ाव होता ही रहता है। अरे सीता बहन, एक बात पूछूं, आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती है? और फिर आपका बेटा तो अफसर है ना, क्या वह लोग आपको अपने पास नहीं रख सकते हैं? अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें गांव में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपके जैसे पड़ोसी हो तो भला किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? सुबह सुबह 2-4 रोटियां सेक कर रख देती हूँ, सारा दिन आराम से कट जाता है। कोई उलझन नहीं, कोई सरदर्द नहीं, बस एक ही परेशानी है। अकेले घर में जब बोर हो जाती हूँ तो अंदर कमरे में जाकर लेट जाती हूँ। बस दिन भर यही चलता रहता है। तभी वंदना कई सहानुभूति दिलाते हुए खाट पर बैठ जाती है और कहती है, हाँ सीता, जवानी में हम लेडीज को इतना काम होता है कि समय ही नहीं मिलता और बुढ़ापे में कम पड़ जाती है। सारा दिन पहाड़ सा लगता है। इस उम्र में अब हमारे पास वक्त ही वक्त रह जाता है। बेटा बहू अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और माता पिता अपनी मृत्यु का इंतजार करते रहते हैं। भगवान ना करे कि दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो दूसरे की तो जीवन नर्क बन जाती है। कब से देख रही हूँ सीता जी, जब से भाई साहब गुजर गए तब से तुम्हारे चेहरे की रौनक ही चली गई। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन बेटे के पास हो आओ, तेरा मन बहल जाएगा, जीने की उम्मीद जग जाएगी। हाँ वंदना दीदी, कल मेरे बेटे सागर का फोन आया था, कह रहा था अगले हफ्ते आ रहा हूँ। माँ जब वह आ जाएगा तो मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। ठीक था। दिन के बाद ही सागर घर आ गया। अपने बेटे को देख सीता जी की तो दिन ही बदल गए। उनके चेहरे पर रौनक आ गई, खुशी से झूम उठी। अपने बेटे को देख अम्मा का चेहरा गुलाब सा खिल गया। खुशी के मारे खाना बनाने में अपने घुटने का दर्द और अकेलापन सब भूल गई और सागर के पसंद की आलू मटर की सब्जी और पूरी बनाने लगी। लेकिन अम्मा की उम्र हो जाने की वजह से उन्हें थोड़ा कम दिखाई देता था। उन्हें पता ही नहीं चला कि सब्जी में पानी कम है या ज़्यादा। जब पूरियाँ डालने लगी तो पूरियाँ कहीं मोटी कहीं पतली हो गई। गरम तेल भी छपक कर हाथों में पड़ गया। तभी सागर अम्मा के हाथों पर ठंडा पानी डालकर सहलाने लगते हैं। अम्मा कहती है, क्या करूं बेटा, अब उम्र हो गई है ना, तो ठीक से दिखाई देता है ही नहीं और ना तो हाथ पांव ठीक से चलते हैं। अपने लिए तो जैसे तैसे 4 रोटियां सेक लेती हूँ, पर तेरे मनपसंद का खाना बनाने में मैं असमर्थ हूँ बेटा। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो, कितनी अच्छी सब्जी और पूरी बनी है। अम्मा का मन रखने के लिए सागर आधा अधूरा खाना ही खाकर उठ जाता है और सोचता है, अब बस हो गया, अम्मा को मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। अम्मा अब बहुत हो गया, आपको इस तरह अकेला मैं नहीं छोड़ सकता। पहले तो अम्मा साथ में जाने से आने का नहीं करती रही, फिर बहुत जोर देने के बाद सागर को मनाकर वह पाई दूसरे ही दिन अपने गांव वालों को अलविदा कर अम्मा शहर आकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी कि बाकी का बुढ़ापा अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ गुजर जाएगा। लेकिन जैसे ही उनकी बहू सोने की नज़र अम्मा पर पड़ी तो उसका मुंह तर गया। नहीं ढंग से आकर पैर छूकर बिना बात किए चली गई। सीता जी की चाहत पोते पोती से मिलने की वही खत्म हो गई। दोनों बच्चे जाकर नमस्ते कहकर ना ढंग से बिना बात किए चले गए।
कुछ देर बाद अपनी बहू की गरजती हुई आवाज को सुनकर सीता जी कांप जाती है। काम वाली बाई को कहती है, पीछे वाले कमरे में जो कबाड़ पड़ा है उसे खाली कर दो और अम्मा का सामान वहाँ रख दो। अगले दिन से अम्मा का चाय पानी उनके कमरे में काम वाली बाई से बहू भिजवा दिया करती। ना तो कभी उनके पास बैठी, ना ही बातें की। पोते पोती को भी कोई मतलब ही नहीं था। अपनी दादी से सागर दिन में एक बार हालचाल लेने आ जाया करता। अम्मा मन ही मन सोचती, क्या इसी चाय पानी के लिए मैं गांव से शहर आई थी? जो अकेलापन हमें गांव में डस रहा था, उससे तो कहीं गुना ज्यादा अकेलापन हमें यहाँ डस रहा है। वहाँ तो हमारे पड़ोसी भी थे जो हमसे बातें करने आ जाया करते। सीता जी के पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। अपने बच्चों का लालन पालन के लिए वह अपनी सोसाइटी के अब अम्मा के साथ कभी कभार काम वाली बाई बैठकर बातें कर लिया करती, अपने दिल का बात बताती और अम्मा जी के दिल की बात को भी सुन लेती। उनकी बहू सोनी को यह बिल्कुल अच्छा ना लगा। कभी गवार नाक सिकोड़ते हुए कहती थी, ऊंची आवाज में जैसा स्टैंडर्ड है आपका, वैसे ही लोगों के साथ आप बातें करना पसंद करती हो। आपको बातें करने के लिए काम वाली बाई ही मिली। क्या जाने कहाँ से इस गवार को यहाँ लाकर बिठा दिया है। सागर की बहू की बातें अम्मा के दिल में तीर से चुभी, लेकिन फिर भी अम्मा इस अपमान के कड़वे घूंट को चुपचाप पी जाती। एक दिन काम वाली बाई कामिनी काम पर नहीं आई। उसे दिन उसे सीता जी का दिन बड़े कष्ट से गुजरा। एक तो वही थी जिसके साथ हंस बोल लिया करती थी। अगले ही दिन कामिनी जब काम पर आई, अरे कामिनी, कल तुम काम पर क्यों नहीं आई? क्या बात है? यह बात सुनकर कामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, अम्मा, कल मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी तो अस्पताल लेकर गई थी। डॉक्टर साहब बहुत ही ज़्यादा खर्चा बता रहे हैं। यह सुनकर अम्मा को उनके ऊपर दया आ जाती है और जब सागर अम्मा से मिलने आते हैं तो अम्मा बोलती है, बेटा कुछ पैसे कामिनी को दे दे, उसके बेटे का इलाज करना है। अम्मा हमें ऑफिस जाना है, देर हो रही है। सोनी से कह देता हूँ, वह आपको पैसे लाकर दे देगी। सोनी यह सब सुनकर भड़क जाती है। हाँ हाँ बाबूजी हम लोगों के लिए पैसों का पेड़ लगा कर गए हैं, जो मैं हिलाऊंगी और पैसे आ जाएंगे। और वैसे भी काम वाली बाई हर महीने अपना तनख्वाह तो लेती ही है, बस यही दिन देखना बाकी था। और अम्मा आप अपने काम से मतलब रखिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन सागर अपने ऑफिस से 2 लाख लाकर अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है, ये संभाल कर रखो। जब दूसरे ही दिन ऑफिस जाते वक्त यह रुपए अपनी पत्नी से मांगता है तो कहती है, अलमारी में से पैसे गायब हैं। सागर कहता है, पागल हो गई हो क्या? यह रुपए हमें ऑफिस में जमा करना था। अब मैं कहाँ से लाऊं इतने रुपए? हमें क्या बोल रहे हो? बच्चे तो पैसे छूते नहीं है और हम दोनों के अलावा घर में है ही कौन? अम्मा की तरफ इशारा करते हुए कहती है। तभी सागर, तुम पागल हो गई हो क्या? अम्मा पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? वंदना समय को ना दबाते हुए अम्मा के कमरे में जाती है और एक बक्से से 1 लाख निकालकर कहती है, यह रहा रुपये। सागर को भी गुस्सा आता है। माँ, हमने आप पर इतना भरोसा किया था, लेकिन आप काम वाली बाई को पैसे देने के लिए चुरा लोगी, हमें यह उम्मीद नहीं थी। सोनी अम्मा को वृद्धाश्रम भेजने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सागर 1 लाख तो मिल गया और 1 लाख अम्मा ने जरूर काम वाली को दे दिया होगा। अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती, इन्हें आज ही तुम वृद्धाश्रम भेज दो। गुस्से में आकर सागर भी अम्मा का सामान पैक कर वृद्धाश्रम जाने लगता है। अम्मा गिड़गिड़ाते हुए, बेटा मैं बूढ़ी लाचार जरूर हूँ, लेकिन आज तक हमने कभी चोरी नहीं की। विश्वास करो, हमने 1 रुपया भी नहीं चुराया है।
अम्मा जब से शहर आई थी तब से सोनी ने सागर के कान भरने में एक भी कसर नहीं छोड़ी थी। उनके आगे अम्मा की कहा सुनने वाला सागर आज ही वृद्ध आश्रम छोड़कर घर आ गया। आज अम्मा अपने आप को इतना बेसहारा महसूस कर रही थी और अपने गांव के लोगों को याद कर रही थी। एक दो दिन अम्मा किसी तरह अपने बेटे से बात हो जाए, घर पर फोन भी की, लेकिन बहू यह कहकर फोन काट देती है कि सागर घर पर नहीं है। एक दिन सागर को फोन आता है। आप सागर बोल रहे हैं, क्या आपकी माँ का देहांत हो गया है? यह सुनकर सागर का कलेजा हिल गया। सागर जैसे ही वृद्ध आश्रम पहुंचता है, अम्मा का पार्थिव शरीर को लोग फूलों से सजा रहे थे। तभी एक वृद्ध जाकर कहती है, एक पत्र आपकी माँ के हाथों में था। जब से यह यहाँ आई थी हमेशा रोती रहती और कहती थी मेरा सागर मुझे लेने जरूर आएगा। सागर ने यह पत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। कलेजा मुंह को आ गया था। सोनी हौसला देते हुए, चुप हो जाओ सागर, मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। सागर हाथ झटकते हुए कहता है, मेरी माँ तुम्हारी साजिश का शिकार हो गई। अगर आज हमने माँ की बात को समझा होता या मान लिया होता तो आज मेरी माँ मेरे सामने जीवित होती। ऐसा क्या कर दिया था सागर हमने जो माँ की मृत्यु का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो? यह पत्र पढ़ लो और जोर जोर से पढ़ना ताकि यहाँ मौजूद सभी लोग सुन सके। पत्र में लिखा था, सागर खुश रहो, हमें पता है तुम अपनी अम्मा से बहुत प्यार करते हो, लेकिन बहू हर रोज मेरे खिलाफ तुझे भटकाती है ना, तो इसीलिए तुझे अभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे जीते जी लेकिन मैं मर जाऊंगी ना, तो तुझे इस चीज का एहसास जरूर होगा। एक दिन बहू मेरे कमरे में आई थी। उस दिन हमें लगा आज बहुत बड़ी ही प्यार से हमसे बातें करने में कैसे आ गई बहू। बहाने से हमें और कामनी को गार्डन में भेज दिया और तुम्हारे 2 लाख रुपए मेरे संदूक में रख दी। तुम ही सोचो बेटा, उसे भला कैसे पता था कि 1 लाख मेरे किस वाले संदूक में है। वह हमारे रूम में 2 संदूक था। जब हमने कामिनी को उसके बेटे के इलाज के लिए अपनी सोने की चैन उसे पैसा होते हुए ही वह हमें वापस देने वृद्धाश्रम चली आई, तो तुम्हारी काम वाली थी मालकिन, तुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है ना। खैर मेरी अंतिम इच्छा है, गांव का जो घर मैं चाहती हूँ तुम कामिनी के नाम कर दो, ताकि एक गरीब की दुआ तुझे लगेगी और भगवान तुझे माफ कर देंगे। सोनी पत्र पढ़ती जा रही थी और शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई थी। सागर चीखता चिल्लाता रहा अपनी माँ की पार्थिव शरीर पर, माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। दोस्तों, एक माँ के दिल को ठेस पहुंचाने का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ हर कष्ट को सहकर हमें खुश रखती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है उन्हें खुश रखना।